हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सिंह सक्सेस एज ग्रुप की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ग्रुप अभी बिल्कुल नया है और हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि किस तरीके से इस ग्रुप को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल बनाया जा सके। यहाँ पर बेसिकली इस ग्रुप में हम 6 न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तीनों इंग्लिश मीडियम के लिए, और दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर हिंदी मीडियम के लिए। ये बेसिकली आपको बीपीएससी, यूपीएससी या तो किसी भी स्टेट पीसीएस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। सो गाइस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रशिया जो है वो विक्ट्री डे अलग दिन सेलिब्रेट करता है और रेस्ट ऑफ द यूरोप वो दूसरे दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके पीछे मेनली रीज़न क्या है, इस पूरे आर्टिकल में उसी पे सिर्फ चर्चा की गई है। जैसे आपको जो पूरा यूरोप है वो मई 8 को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है और रशिया जो है वो मई 9 को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है। तो इस बीच में, इन दोनों के बीच में आपस में काफ़ी इन चीज़ों को लेकर के विवाद हुआ कि हम अलग अलग दिन क्यों सेलिब्रेट करें। तो इसमें जोसेफ स्टेलिन, उनकी कुछ बातें हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि इस पूरे मतलब सिनारियो को एक तरीके से दूसरा मोड़ देता है कि हम क्यों मई 9 को सेलिब्रेट करते हैं। मेनली इस न्यूज़ में कहना ये है जोसेफ स्टेलिन का कि जब रेस्ट ऑफ द यूरोप में नाजी जर्मनी, लगभग उनके बीच में वॉर ख़त्म हो चुका था, तब कहीं ना कहीं जो ईस्ट प्रूसिया है, ये चेकोस्लोवाकिया, ये सब जो है, इनका रसिया के साथ कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में युद्ध चल रहा था। और वो इस वजह से, और एक दूसरा चीज़, वो लोग इस पूरे मतलब जो विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग डिक्लेरेशन साइन करना होता था। तो वो डिक्लेरेशन, जैसे रसिया का कहना था कि हम बर्लिन में अगर साइन होगा डिक्लेरेशन तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कि मतलब एक डिक्लेरेशन जो है वो बर्लिन में भी साइन किया जाए। मगर इस बात पे यूरोप राज़ी नहीं हुआ और इसकी वजह से आपको जो ये विक्ट्री डे सेलिब्रेट हो रहा है रशिया, वो 9 मई को करती है। हाँ, इस बार जो है वो 24 जून को सेलिब्रेट किया। वो बेसिकली सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, उस दिन वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा था उस टाइम पे। और 24 जून इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पहला विक्ट्री डे सेलिब्रेट हुआ था वो मॉस्को में जून 24, 1945 को हुआ था। उस दिन भी 24 जून को ही हुआ था, रेड स्क्वायर में। आपको ये ये जोसेफ स्टेलिन ने उसी दिन मतलब सेलिब्रेट किया था इन चीज़ों को। तो इस वजह से मतलब 24 जून को ही डिसाइड किया गया एज ए डेट ये विक्ट्री डे सेलिब्रेट करने के लिए। और जहाँ तक इंडिया का पहलू है इन चीज़ों को लेकर के, कि यहाँ के भी आपको, जैसे इस बार आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ पे गए थे। पहले भी हमारे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स और इवन प्राइम मिनिस्टर भी जा चुके हैं। इवन जो प्रणब मुखर्जी हैं वो 95 में एक बार, तो वो जब वो प्रेसिडेंट रहे थे तो गए थे, और उसके पहले वो 95 में एज ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी गए थे। उस टाइम वो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मन रहा था। लेकिन जहाँ तक पीवी नरसिम्हा राव का सवाल है, वो इन चीज़ों को अवॉइड करते थे क्योंकि ये जो पूरा विक्ट्री था ये कहीं ना कहीं रशिया और उनके अलाइड पावर्स का था। और जो सुभाष चंद्र बोस है हमारे, वो अलाइड फोर्सेस के साथ में लड़े थे, मतलब रशिया के वो खिलाफ लड़े थे कहीं ना कहीं। और ये इन चीज़ में, इन विक्ट्री डे में पार्टिसिपेट करके कहीं ना कहीं हम उनकी अवहेलना करेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के आपस में थोड़े बहुत मतभेद थे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी के बीच। तो गाइज़, हमारा जो दूसरा वीडियो है वो H1B वीज़ा के ऊपर है। बेसिकली कुछ दिन पहले हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 31 तक सारे न केवल H1B वीज़ा बल्कि H2B, L1, J कैटेगरीज़ के सारे वीज़ा को
एक तरीके से स्थगित कर दिया है। और इस आर्टिकल में मेनली ये बताया गया है कि जो H1B वीज़ा किन्हें मिलता है, L1 वीज़ा किसे मिलता है, H2B वीज़ा किसे मिलता है, J कैटेगरी वीज़ा किसे मिलता है, और H1B वीज़ा न मिलने की वजह से जो इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज़ है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कंपनीज़ यूएस बेस्ड है उनके लिए भी एम्प्लॉयज़ वगैरह की दिक्कत तो होंगी ही होंगी, क्योंकि जनरली देखा गया जाता है कि वहाँ पर दूसरे कंट्रीज से उन्हें बहुत कम कॉस्ट पे एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं और हाईली क्वालिफाइड भी रहते हैं, कम कॉस्ट पे मिल जाते हैं। लेकिन वही उन्हें यूएस में उतने कम कॉस्ट पे एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं। और जहाँ तक H1B वीज़ा है, H1B वीज़ा मेनली स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वाले लोगों को, मतलब जो हाईली स्किल्ड हैं, उन्हें मिलता है। लगभग 85,000 H1B वीज़ा ईच ईयर यूएस इशू करती है, और जिसमें से कि 65,000 जो है वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए होते हैं, और 20,000 वो जो होते हैं वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो कि हायर एजुकेशन या फिर मास्टर्स डिग्री यूएस में लिए हो उनको करती है। जहाँ तक L1 वीज़ा का सवाल है, वो मेनली वैसे स्किल वर्कर्स को मिलता है जो यूएस में 7 साल के लिए, मतलब 7 साल के लिए काम करने तक के लिए L1 वीज़ाज़ मिलते हैं। H2B वीज़ा मेनली फूड और एग्रीकल्चर वर्कर्स को मिलते हैं। जे कैटेगरी के वीज़ा जो भी है वो ट्रेनी हो गए, टीचर्स हो गए, जो कि वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें मिलता है। तो बेसिकली यही है इस पूरे आर्टिकल में, और मेनली फोकस इस पे यही है कि किस तरीके से कितनी बैडली इवन यूएस इकॉनमी भी हिट हो सकती है इससे, और ख़ासकर इंडियन जो आईटी इंडस्ट्री है वो कितनी बैडली हिट हो सकती है इनके, ये डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीज़न से। सो गाइज, हमारा अगला आर्टिकल जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर है। जैसा कि हम अब तक इतने सारे आर्टिकल्स में देखते आए हैं कि चाइना किन वजहों से इंडिया के साथ उलझ रहा है, बट कहीं ना कहीं जो भी आर्टिकल्स हम लोगों ने पहले देखे हैं उसमें सारी बातों को डील किया गया है। बट एक ये पॉइंट जो है ये जनरली मुझे सारे आर्टिकल्स में, बहुत सारे आर्टिकल्स में नहीं दिखे, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट एजेंडा हो सकता है चाइना का। और वो एजेंडा कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड है। जो चाइना का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत वो एक्चुअली जिनजियांग प्रोविंस को ग्वादर पोर्ट से जोड़ने के लिए है। उसमें क्या है कि जो जिनजियांग प्रोविंस है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्ट होने, मतलब जिनजियांग प्रोविंस और पाकिस्तान के बीच में ये पूरा गालवा रीजन आता है। और अगर गालवा रीजन एक बार चाइना के पास चला जाता है, या तो उसके मतलब मेनली जो आपको ये डीबीओ रोड है ये सब भी अगर उसके पास चले जाते हैं, तो उससे होगा क्या कि जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है वो काराकोरम पास से होते हुए आपको पीओके से कनेक्ट होगा, और फिर वो पीओके आगे बढ़ कर के आपको ये पीओके सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट होगा, फिर वो सियाचिन ग्लेशियर से पीओके के माध्यम से फिर वो ग्वादर पोर्ट तक कनेक्ट होता है। तो ये इतना बड़ा एजेंडा इन सब रीजन्स के पीछे है, और पहले के बहुत सारे रीजन्स है, जैसे वाटर डिप्लोमेसी भी है चाइना का इन सब डिस्प्यूट्स के पीछे, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि हमने पहले के सारे आर्टिकल्स में देख लिए हैं। तो मेनली यहाँ पर जो है वो देपसांग रीजन है, उसको लेकर के ज़्यादा विवाद है कि वो एरिया है जो कि वो काराकोरम पास से कनेक्ट करता है इंडिया को, या तो फिर चाइना के जिनजियांग प्रोविंस को काराकोरम पास से वो देपसांग एरिया जो है वो कनेक्ट करता है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में इतनी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सो गाइज़, ये आर्टिकल बेसिकली बिहार फ्लड से एसोसिएटेड है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि हाल ही में नेपाल में जो रेन फॉरकास्ट हुए हैं उसके मद्देनज़र बिहार के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अभी
हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ऐसा देखा गया है हर साल नेपाल से बहने वाली नदियों की वजह से बिहार में, जो नॉर्थ का रीजन है यानी नॉर्दर्न बिहार में, हर साल बाढ़ आती ही आती है। मेनली किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, ये सब रीजन्स में बाढ़ हर साल आती ही आती है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं नेपाल से आने वाली नदियाँ जिम्मेदार हैं। जैसे महानंदा हो गई, बागमती हो गई, आपको कोसी हो गया, गंडक हो गए, फिर आपको कमला बलान हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया। ये सारी नदियाँ कहीं ना कहीं बाढ़ का वजह बनते हैं। खासकर आपको कोसी और बागमती जो है वो तो बनते ही बनते। ऐसा कोसी को तो कहा भी जाता है सौरव बिहार। तो और हम अब ये देखेंगे कि कौन कौन से रीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मतलब बॉर्डर बनाते हैं नेपाल के साथ। तो बेसिकली आपको वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। और इवन नॉर्थ बिहार में बहने वाली कुछ नदियाँ हो गई, जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, फिर आपको कोसी, महानंदा, कोंकई, ये सारे रिवर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको नॉर्थ बिहार के पूरे रीजन्स में बहते हैं। और जहाँ तक इस आर्टिकल का सवाल है, इस आर्टिकल में एक बात और बताई गई है जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, कि वाल्मीकि नगर बराज जो है वो किस रिवर पे है। तो वाल्मीकि नगर बराज किस रिवर पे है? गंडक पर है। बीरपुर बराज किस रिवर पे है? कोसी पर है। और वैसा तो कुछ खास इस आर्टिकल में नहीं दिया। इसमें बेसिकली में यही देखना है कि बॉर्डर के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नेपाल से लगते हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, और ये जो बीरपुर बराज और वाल्मीकि नगर बराज है वो किस रिवर पर है।